हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार। आज अपन यूट्यूब पर पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपन नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ाई करेंगे। तो आपको पता होगा कि नीट में 11th प्लस 12th दोनों की केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो 11th की केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन 11th प्लस 12th दोनों की फुल डिटेल स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री में अपन सब मिल के करेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नीट में नहीं जाएगा। तो इस लेक्चर को कौन कौन अटेंड कर सकते हैं, मतलब कौन कौन देख सकते हैं? जो 11th में है, 12th क्लास में है, नीट की तैयारी कर रहे हैं और जेई की तैयारी करते हैं, वो सभी इस लेक्चर को देख सकते हैं। हाँ, 9th 10th 8 7 ये सब बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना फोकस 11th 12th नीट वगैरह पे है, ठीक है, नीट सब पे है। तो आज पहला 11th का जो चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होगा अपने केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये तीनों पढ़ना पड़ता है। वैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो जिसमें तीन अपना मेन है। तो ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। इससे एक भी क्वेश्चन नीट में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और जितना मैं पढ़ाता हूँ आप मेरे साथ नोट्स बना लीजिए। आपको कभी भी रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस नोट्स को पढ़िएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। तो कोई सा भी एग्ज़ाम आप फोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे बहुत सारे चैप्टर है, आपको पता होगा कि 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट बोले तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सभी 11th फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के नाम हैं। फिर देखा जाए तो 12th केमिस्ट्री के चैप्टर्स के नाम फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीन चैप्टर 12th में पढ़ना है। इन सभी को मिला करके नीट में 15 से 17 क्वेश्चन सब बार पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वेरी करते रहता है, किसी बार 14, किसी बार 15, किसी बार 18 भी चला जाता है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। आपको एक एक चीज, एक एक डाउट सब क्लियर किया जाएगा। ये भले ही ऑनलाइन क्लास है, लेकिन आपको ऑफलाइन की तरह फील कराया जाएगा, समझाया जाएगा, डाउट होने ही नहीं देंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री होता क्या है, डिटेल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री करेंगे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री के अंदर अपन, मैं लिख लिख के भी बता देता हूँ, फिर नोट्स बनाइए, साथ साथ में न्यू कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? ठीक है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस chemistry is the branch of science that deals with the study of matter, that deals with the study of matter, its properties, chemistry is the branch of science that deals with the study of matter, its properties, structure, composition, and the changes it undergoes.
सुनिए, इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, आपको पता होगा केमिस्ट्री किसका ब्रांच है, साइंस का। इसमें डील्स करेंगे, स्टडी करेंगे किसकी, मैटर की, किसकी, मैटर की, इसके प्रॉपर्टीज की, स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की। बोले तो मैटर मतलब पदार्थ, उसके पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण, संरचना, बनावट और उसमें होने वाले सभी बदलावों के बारे में अपन केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये बोला कि केमिस्ट्री के अंदर मैटर्स के गुण, पदार्थ के गुण, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसमें होने वाले बदलाव के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन याद हो गया। तो सबसे पहले मैटर के बारे में पूरा फुल डिटेल स्टडी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये मैटर उटर बेसिक चीज खत्म हो जाएगा, फिर अपन आ जाएंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट पे, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। अगर ये याद नहीं रहा तो कोई फिर पूछ देगा तो फिर पूरा केमिस्ट्री हो गया। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका बेसिक नॉलेज रखना चाहिए। अगर ये नहीं रखिएगा, कोई चलते फिरते पूछ दिया, नहीं होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आपको बहुत कुछ आता है, ये वो हमेशा यही सोचेगा कि मैंने इससे पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दे पाया, इनका मतलब इनको कुछ नहीं आता है। तो ठीक है, तो मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब डिटेल स्टडी करेंगे। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, प्योर सबस्टेंस, सब स्टडी करेंगे। आप बस जुड़े रहिए, देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैटर क्या होता है। सबसे पहले इसके मैं पार्ट्स लिख देता हूं, फिर इस मैटर क्या होता है आगे पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैटर के दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी प्लाज्मा और बीईसी होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। अब नहीं है तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी की जरूरत है उनको अच्छे से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है वो छूट जाता है। तो उतना पढ़िए जो जरूरत है, नीट में आता है या कोई कंपिटिटिव एग्जाम में आता है। तो अपने एग्जाम में ये तीनों आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, फिर डिटेल इसके डेफिनेशन भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के दो टाइप्स होते हैं। पहला प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांसेज। दूसरा मिक्सचर्स। क्या होता है, मिक्सचर्स। मैंने कुछ बोला, केमिकल प्रॉपर्टीज के दो पार्ट्स होते हैं, प्योर सबस्टांसेज और मिक्सचर्स। प्योर सबस्टांसेज के अंदर अपन फिर दो पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर्स के अंदर फिर दो पढ़ेंगे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में प्योर सबस्टांसेज और मिक्सचर्स, प्योर सबस्टांसेज में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मिक्सचर्स में होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये सभी। देखिए फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं एक बार। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, its properties, structure, composition,
एंड द चेंजेज इट अंडरगोज, उसमें होने वाले बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या था, मैटर, तो मैटर को पकड़ लिए, नीचे किए, मैटर के बारे में अब डिटेल स्टडी करेंगे। तो मेटल दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैटर। मैटर के क्या होते हैं, दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक फिजिकल एक केमिकल। फिजिकल के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन दो पढ़ेंगे, एक प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेज में एलिमेंट्स, मैंने कुछ बोला, प्योर सब्सटेंसेज में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। मिक्सचर्स में दो, होमोजीनियस मिक्सचर जो सेम चीज से बने हो, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें मिक्सिंग हो, मोर देन वन। ठीक है, अब देखिए कुछ और पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ये सबको डिटेल में देखिए। इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, हेडिंग क्या है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स में दो पढ़ना है, एक एटम, दूसरा मॉलिक्यूल। एक एटम, दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने कुछ बोला, एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता होगा एटम्स, एटम्स क्या होता है। तो एटम्स के अंदर जो एग्जांपल है, जैसे कि हीलियम, जैसे कि हीलियम, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एजी, ये सब किसके एग्जांपल है, एटम्स के। किसके एग्जांपल है, एटम्स के। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में देखिए, मॉलिक्यूल्स में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को ही कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक और एटम्स, होमो एटॉमिक और एटम्स, ये दोनों एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। हेट्रो एटॉमिक क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं। अच्छे से लिख देता हूं, कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, देखिए होमो एटॉमिक क्या हो गया, जैसे कि F2 हो गया, Cl2 Br2, ये सब हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया। ठीक है, कोई डाउट, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये एक ही एटम से बने हैं, एक ही एटम से बने हैं, इसलिए होमो एटॉमिक बोलते हैं। हेट्रो एटॉमिक में क्या हो गया, जैसे कि H2O हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया। देखिए मोर देन वन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हेट्रो एटॉमिक हो गया। कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो दो एटम से मिलकर बना है या मोर देन वन एटम से मिलकर बना है, तो हेट्रो एटॉमिक। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, CH4 मीथेन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो हेट्रो एटॉमिक हो गया। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है तो पूछिए, पूछिए, कमेंट कीजिए, कमेंट। मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज में प्योर सब्सटेंसेज, मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेज में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़े। मिक्सचर्स में फिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। फिर आपको पता होगा जो एक एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, पार्टिकल्स के बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। तो पार्टिकल्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अणु परमाणु जिसको बोलते हैं, अणु परमाणु। ठीक है, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स हो गया। एटम्स के अंदर हीलियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक भी हो सकता है और हेटेरो एटॉमिक भी हो सकता है। तो होमो एटॉमिक में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, H2,
Br2 Cl2, बहुत सारे होते हैं। ये सब होमो एटॉमिक जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं। सबका डेफिनेशन मैं अभी लिखूंगा, सबका डेफिनेशन। हेटेरो एटॉमिक में कंपाउंड्स, हेटेरो एटॉमिक बोले तो कंपाउंड्स, H2O, CO2, CH4, C2H6, ये सब क्या है, क्या है, क्या है, कंपाउंड्स है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा करके अपने समय बचाने के लिए मैं पहले लिख देता हूं, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आप भी तब तक में इसको लिख लीजिए, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं। देखिए यहां तक अपन पढ़ चुके थे कि इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स तक क्या होता है। एक क्वेश्चन दिया, उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको कीजिए। यहाँ क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ अंडरलाइन द वर्ड इनकरेक्ट। एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती होता है यहाँ करेक्ट और इनकरेक्ट। जो बोल रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इनकरेक्ट को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें से कौन सबसे, मतलब इनमें से कौन गलत है वो हमें खोजना है। चारों ऑप्शन में से कौन गलत ऑप्शन है। इनकरेक्ट की जगह कभी कभी एग्जाम में नॉट ट्रू लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात एक ही है, ट्रू नहीं है मतलब नॉट ट्रू, या फॉल्स भी बोल सकता है या इनकरेक्ट भी बोल सकता है, मतलब करेक्ट नहीं है, गलत है। तो चारों पर ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोलता है एन एलिमेंट इज ऑलवेज होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स। आपको पता है तभी मैंने लिखा था, तभी मैंने लिखा था एटम्स और होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एलिमेंट्स लिखा था। क्या लिखा था, एलिमेंट्स, ठीक है। इस दोनों के लिए मैंने एलिमेंट्स लिखा था। एलिमेंट्स क्या हो सकता है, एटॉमिक भी हो सकता है और होमो मतलब एटम्स मतलब एटॉमिक भी हो सकता है और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। मतलब बोले तो एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों हो सकता है। लेकिन लेकिन कंपाउंड्स जो है सिर्फ व सिर्फ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है। कंपाउंड्स जो है सिर्फ व सिर्फ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स जो है एटॉमिक भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। अब आप ऑप्शन पढ़िए, एन एलिमेंट इज ऑलवेज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या एलिमेंट्स हमेशा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ये हेटेरो एटॉमिक नहीं होता है, होमो एटॉमिक हमेशा होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। जब सही हो, जो पूछा है उसको यहां टिक मारना है, जो पूछा है उसको यहां टिक मारना है, मतलब आंसर के लिए। अभी तो ये बात सही है, आगे मारना है, ठीक है। फिर बोलता है ए कंपाउंड इज ऑलवेज मॉलिक्यूलर। अब आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। कंपाउंड इज ऑलवेज मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूलर होता है। कंपाउंड जो होता है हमेशा मॉलिक्यूलर होता है, बिल्कुल। एटॉमिक तो होता नहीं, एटॉमिक कौन होता है, एलिमेंट्स। ये भी बात सही है। हमको पूछा कौन है, गलत पूछा है, हमसे पूछा क्या है, गलत पूछा है। देखिए एक कंपाउंड इज नेवर होमो एटॉमिक। कंपाउंड बोल रहा है कभी भी, नेवर मतलब कभी भी, कभी नहीं, कभी नहीं होमो एटॉमिक। सबसे पहले कंपाउंड होमो एटॉमिक कभी नहीं हो सकता है क्या? फिर से सुनिए, नेवर मतलब कभी नहीं। कंपाउंड्स कभी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकता है क्या? बात बिल्कुल सही है। कंपाउंड्स तो हमेशा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, ये कभी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब बात सही है। फिर बोल रहा है एन एलिमेंट इज ओनली एटॉमिक। एन एलिमेंट इज ओनली एटॉमिक। एलिमेंट्स को पकड़िए, देखिए तो सिर्फ एटॉमिक है क्या? नहीं, एलिमेंट्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी है। बोले तो एलिमेंट्स जो है एटॉमिक प्लस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही, एटॉमिक प्लस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दोनों हो सकता है। लेकिन कंपाउंड सिर्फ व सिर्फ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है। एलिमेंट्स एटॉमिक प्लस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दोनों होगा। तो इसका आंसर ये क्या है, गलत है। गलत है तो यहां टिक मारिए।
ये बात गलत है। हमसे पूछा क्या था? गलत। तो गलत ये रहा आंसर नंबर 4 है। आंसर नंबर 4 ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब यहां इनकरेक्ट है। हमें आंसर क्या आया? फोर्थ। इसका मतलब फोर्थ सही है, आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, फिर अपन जो मैटर वगैरह पढ़े थे उसका डिटेल फिर मैं लिख देता हूं। ठीक है, तब तक में आप लिखिए, इसको अच्छे से लिखिए समझ समझ के। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे 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 देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। अपन यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। यूनिवर्स इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। मैटर के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। क्या? मैटर के बारे में, तभी से डिटेल स्टडी ले रहे हैं। मैटर क्या होता है देखिए, आगे पूरा पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। एनर्जी के बारे में अपन थर्मोडायनामिक्स में फुल डिटेल नॉलेज लेंगे, फुल डिटेल। ठीक है, तो मैटर क्या होता है देखिए। मैटर, द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। जो स्पेस, जगह छके, जगह छके, और जिसके पास मास हो, द्रव्यमान हो, ऐसे बोलिए, जिसके पास मास हो और वह जगह छके, उसी को तो मैटर बोला जाता है। एंड हैविंग मास विच कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 सेंसेस, और हमें महसूस हो, हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मेरे जेबी में जगह छक लिया पैकेट में, ये क्या है? मैटर है। क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ मार्कर। बट मैटर है? हाँ है। ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। ये रिमोट, रिमोट भी मैटर है। टेबल, पंखा, चेयर, जो सब मैटर है। ठीक है, कहने का मतलब ग्लास में पानी पी रहे हैं, ग्लास भी मैटर है, क्योंकि उसमें मास है। उसका क्या है? एक मास है, उसका मास है, और वह स्थान घेरता है, जगह छेकता है, तो उसको ही मैटर कहेंगे। और हम उसको फील कर पाते हैं ना, यस, हाँ ये जगह छका है, तो इसको हम मैटर कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ओके, चलिए। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कितने? दो कैटेगरी में। कितने? दो में, टू कैटेगरीज। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ है। पहले लिख लीजिए अच्छे से, पहले समझ लीजिए, फिर लिखते रहिएगा। ठीक है, पहले एक बार समझ लीजिए, तब लिखने में ये होगा ना, आपको आसानी होगी, याद हो जाएगी ना। तो फिर अपने मन से भी लिखिएगा, लेकिन देख देख के लिखिएगा। एक बार अगर गलत लिख लीजिएगा ना, तो बार बार वो गलत ही पढ़िएगा, गलत पढ़िएगा तो एग्जाम में गलत हो जाएगी। इसलिए पहले सुन लीजिए, पहले याद कर लीजिए, फिर देख देख के लिख लीजिएगा, फिर उसको रिवीजन करते रहिएगा बार बार, और ये लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। एक बार मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप क्या कीजिए ना, पूरी बातों को फोकस करके सुनिएगा, पूरी बातों को फोकस करके सुनिएगा। ठीक है, मैंने पंखा भी बंद कर दिया, इसलिए कि आपको नॉइज नहीं जाए, डिस्टरबेंस पैदा ना हो। ठीक है, तभी से पंखा बंद ही थी, अभी 2 मिनट के लिए मैंने चलाया था। फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैंने कुछ बोला, फिजिकल क्लासिफिकेशन पहला है ना। मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में किसके बेसिस पे? इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के बेसिस पे होगा। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसके बेसिस पे? टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ टू नेचर ऑफ फोर्सेस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 वेज। देखिए,
एग्जाम में पूछेगा? एग्जाम में नहीं पूछता है, ये सब तो बेसिक बातें हैं, नॉलेज रखना, चलते फिरते कोई पूछ दे तो बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ये जरूरी नहीं है। आजकल स्टूडेंट को क्या चाहिए? नंबरिकल्स, नंबरिकल। एग्जाम में कभी कभी थ्योरी आ जाता है, कभी कभी ग्राफ आ जाता है, तो हमें तो एक एक, समझ रहे हो ना, एक एक पॉइंट्स का नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आ जाए, इसमें से कुछ भी बेसिक भी आ जाए, तो फिर फंसना नहीं है। लेकिन नहीं आता है, नॉलेज भी तो रखना है ना। ठीक। सो ऑन द बेसिस ऑफ टू नेचर ऑफ फोर्सेज, सो ऑन द बेसिस ऑफ टू नेचर ऑफ फोर्सेज के बेसिस पर मैटर को थ्री वेज में क्लासिफाई किया गया, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तभी मैंने बताया था मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस किया गया था, मतलब क्लासिफाई किया गया था। तो क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री वेज, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। ऑर्डिनरी कंडीशंस कब? जब टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर के ऑप्टिमल कंडीशंस पे देखा गया, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, और मैटर को थ्री वेज में क्लासिफाई किया गया। क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। फिर से सुनिए, मैटर को मतलब तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। किसके बेसिस पे? टू नेचर ऑफ फोर्सेस के बेसिस पे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको कुछ नहीं याद रखना है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस याद रखना है। तो सॉलिड के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या होता है? ए सबस्टांस इज सेड टू बी सॉलिड। किसी भी सबस्टांस को या एक सबस्टांस को तब सॉलिड कहा जाता है जब इट पोजेजेज ए डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। देखिए, वॉल्यूम उसका निश्चित होना चाहिए, शेप उसका निश्चित होना चाहिए, ठीक है। जैसे आयरन है, आप लोहा को लीजिए हाथ में, अपना चाबी हो गया, बाइक हो गया, आपका बाइक हो गया, कार हो गया, लोहा हो गया, आयरन हो गया, कोई सा भी टुकड़ा हो गया, ठीक है। उसका देखिएगा हाथ में लेने के बाद उसका शेप क्या होता है? डेफिनेट होता है। वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। उसका वजन जितना यहाँ नापिएगा, 1 किलोमीटर बाद जाइएगा तो फिर उसका, आयरन है तो सेम आएगा, शुगर का भी सेम आएगा। मतलब उसका भी क्या होता है? वॉल्यूम डेफिनेट होता है, डेफिनेट, और शेप भी डेफिनेट होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है डेफिनेट मतलब निश्चित होता है, बदलता नहीं है। लकड़ी हो गया, ये मत बोल दीजिएगा कि सूखने के बाद, जैसा अभी कंडीशन है, ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, डायमंड हो गया, हीरा 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 हीरा, चमकता हुआ हीरा। आइस, कई 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 इंसान को फिर आइस आएगा, सर जी बर्फ तो पिघल जाएगा तो फिर पानी बन गया, लिक्विड हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं आइस सॉलिड जब है, फ्रिज से निकाले हैं, तब क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। गोल्ड, सोना जवाहरात, सिल्वर, सोना चांदी, सब क्या है? सॉलिड है। अगर आप बोलिएगा आइस सर जी पिघल जाएगा, तो हम बोलेंगे ले और गर्म करके वेपर बना दे, तब तो गैस हो गया। मैं जो बोल रहा हूं ना वो सुनिए। आइस क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस है, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं यही, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सर जी ये पिघल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। जो लिखा हुआ है ना, अच्छे से मैं बता रहा हूं। आइस अभी जो जस्ट फ्रिज से निकाले हैं, आइस है, वो सॉलिड है। पिघल जाएगा तब क्या होगा, तब आगे वो नहीं सोचना है। जब सॉलिड निकाले तब तो हम ये भी बोलेंगे आयरन है, उसको गर्म कर दीजिए, आग पे लोहा को गर्म कर दीजिए, आयरन मीन्स लोहा को गर्म कर दीजिए, फिर मतलब वो क्या होता है? पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो फिर इंडेफिनेट शेप हो जाएगा ना, शेप, उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जो ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसा था उसी टेम्परेचर पे, उसी प्रेशर पे, जो जैसा था वैसा ही रहेगा, और उसका शेप, उसका वॉल्यूम निश्चित रहेगा। अगर निश्चित रह गया तो सॉलिड कहा जाएगा, ठोस कहा जाएगा। आ रहा है समझ में?
ओके, लिक्विड किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लिक्विड के बारे में। A substance is said to be liquid if it possesses a definite volume but not definite shape। मैंने कुछ बोला, वॉल्यूम तो डेफिनेट होना चाहिए, शेप चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। यहाँ डेफिनेट वॉल्यूम, नॉट डेफिनेट शेप, यहाँ नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, दे टेक द शेप ऑफ द वेजल इन विच दे आर प्लेस्ड। आप एक बोतल में पानी भर लीजिए, ठीक है, पानी भर लिए, मतलब मन में फील कीजिए, एक बोतल लिए 1 लीटर वाला, उसमें पानी भर दिए, ठीक है। वो क्या छकेगा, वो जगह मतलब वो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर पानी डाले हैं, चलिए 1 लीटर के बोतल में आधा लीटर पानी डाल दीजिए, तो वॉल्यूम आपका निश्चित है 500 ml, 500 ml, तो डेफिनेट वॉल्यूम ले लीजिए। अब क्या कीजिए, इसी 500 ml को, इसी 500 ml को किसी दूसरे चीज में डाल दीजिए, दूसरे 5 लीटर वाला बोतल था, गैलन में डाल दीजिए। यही 500 ml पानी को, आधा लीटर पानी को एक गैलन में डाल दीजिए, बड़ा सा बकेट में डाल दीजिए, ठीक है। आप देखिएगा वॉल्यूम तो अभी भी 500 ml है, लेकिन लेकिन शेप उसका जगह जो छेकने वाला अति था चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। पहले बोतल में था 1 लीटर वाला बोतल, अब इतना बड़ा, इतना बड़ा किस में डाल दिया? बाल्टीन में डाल दिया, शेप चेंज हो गया, लेकिन अभी भी वॉल्यूम 500 ml है, तभी भी वॉल्यूम 500 ml ही था। जैसे कि वाटर, पानी, पानी हो गया। मिल्क, मिल्क आप देखते होंगे कि दूध वाले देने आते हैं, क्या दूध देने आते हैं, तो फिर क्या होता है, दूध वो बहुत, जैसे बहुत स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं, दूध खरीद के खाते हैं, ठीक है, पैकेट में आधा लीटर वाला पैकेट खरीद के ला लेते हैं, ठीक है, या 1 लीटर वाला, जिसका अपना जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आधा लीटर दूध ला लिया मान लीजिए। वो क्या करता है, अपना भगोना जो भी बोलते हैं उसको, कटोरा उटोरा में डालते हैं। वॉल्यूम तो जितना डाले उतना ही है, लेकिन पैकेट में उसका शेप अलग था, कुछ और था, भगोना में कुछ और हो गया। समझ में आ रही है बात? वॉल्यूम तो डेफिनिट है, शेप डेफिनिट नहीं है। मरकरी हो गया, मरकरी का भी यही हाल होता है। मरकरी का याद रखिएगा, मरकरी लिक्विड होता है। मरकरी क्या है? एक मेटल है। मरकरी क्या है? मेटल है, फिर भी मतलब लिक्विड है। मरकरी मेटल के साथ साथ लिक्विड है, मेटल के साथ साथ लिक्विड है, ठीक है। ऑयल, तेल, वही बात जो तेल, दूध, अल्कोहल, ले भाई अल्कोहल। अभी पता है रात का 1:15 हो रहा है, रात के 1:15 हो रहा है, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, फोकस करके पढ़िएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, आपको भी थोड़ा सा अपना इफर्ट लगाना है, सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने पेरेंट्स का, अपने सोसाइटी का, अपने देश का नाम रोशन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, इसमें वो शक और संशय वाली बात नहीं है। 1:20 हो रही है, 1:20 हो रही है, ठीक है। गैस, ए सबस्टांस इज सेड टू बी गैस, a substance is said to be gas if it neither possesses a definite volume, neither, underline the word neither, ना ही ये possess करता है definite volume, definite nor a definite shape, ना ही ये definite volume possess करता है, मतलब रखता है, ना ही definite shape रखता है, मतलब इसके पास ना ही shape होता है, ना ही volume होता है। जो नहीं कहते जिसमें डाला वैसा ही रंग रंग गया, वही बात हो रही है। दिस इज बिकॉज दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द होल वेजल इन विच दे आर प्लेस्ड। ये क्या करता है, पूरा जगह ही छक लेता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस को आपने किसी चीज के अंदर डाला तो गैस है, गैस फैलती है, ऑक्सीजन है, फैलती है, फिर उसको किसी दूसरे चीज में, ऑक्सीजन सिलेंडर आती है ना,
ऑक्सीजन सिलेंडर मान लीजिए आपने दो, उसमें 2 kg ऑक्सीजन सिलेंडर में 2 kg आ सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन आ सकता है। उसी उसमें डाल दिया आपने 2 kg ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, 1 kg ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। उसी को आप 5 kg वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में वही 1 kg को डाल दीजिए। अब देखिएगा आपका पूरा फैल के 5 kg हो जाएगा। इसका मतलब डेफिनेट वॉल्यूम रहा नहीं रहा, शेप रहा नहीं रहा, क्योंकि ये 1 kg वाला अब 5 kg में फैल चुका है। पहले 2 kg में फैल गया था, 5 में डाले 5 में फैल गया। अरे यार, इसका मतलब ना इसका शेप फिक्स रह पा रहा है, ना ही वॉल्यूम रह पा रहा है। उसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज क्योंकि दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द होल वेजल इन विच दे आर प्लेट। किसी से बाहर वाले से पूछेगा इसमें कितना है, बोलेगा 2 kg वाला में 2 kg भरा हुआ है। 5 kg वाले में बोलिएगा कितना है, बोलेगा 5 kg भरा हुआ है। इसका मतलब क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि वो जिसमें डाले वैसा ही रंग रंग गया, वैसा ही ढल गया। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। समझ में आया? मैंने कुछ बोला, फिर से सुनिए। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स में पढ़े मैटर और एनर्जी। मैटर मैटर जो स्थान घेरता है, जिसके अंदर मास होती है, जो स्थान छेकता है, स्थान घेरता है, जगह छेकता है, उसी को तो। और हमने फाइव सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैटर कहलाता है। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के अंदर अभी यहां तक फिजिकल का था, यहां तक फिजिकल का था, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में पढ़े डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। लिक्विड के बारे में पढ़े डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। गैस के बारे में पढ़े जो जिसमें रंगता है उसी रंग में रंग जाता है, जो जिसमें घुलता है उसी में घुल जाता है, ठीक है। तो गैस के अंदर आपने पढ़ा ना ही इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही डेफिनेट शेप होता है। लेकिन लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, शेप नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आया? समझ में आया? ओके, आगे आगे। इसको लिख लीजिए अच्छे से लिख लीजिए। कुछ देर के लिए पॉज करके लिख लीजिए। चलिए इससे आगे अपन बात करते हैं क्या होता है। देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन। अपन इससे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस डिटेल अध्ययन कर लिए थे, डिटेल स्टडी कर लिए थे। अब किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल को क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था, अब केमिकल क्लासिफिकेशन पे आ चुके हैं। सुनिए, इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने? 2। पहला प्योर सबस्टांस। पहले सुन लीजिए यहां तक, फिर लिख लीजिएगा। मैं टाइम देता हूं ना लिखने का, फिर दे दूंगा, ठीक है। चलिए, प्योर सबस्टांसेज और मिक्सचर्स याद कीजिए। तभी बोले थे केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ा रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल क्लासिफिकेशन, वही बात हुआ जब पढ़ा रहे थे। तभी मैंने मैटर को 2 टाइप्स किया था, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। केमिकल के अंदर पलटाइए ना कॉपी, देखिए ना, मिल गया? हाँ, केमिकल के अंदर प्योर सबस्टांसेज और मिक्सचर्स दिखाया गया है। प्योर सबस्टांसेज और मिक्सचर्स लिखाया गया है आपके कॉपी में। प्योर सबस्टांसेज को आप डिटेल में पढ़ते हैं, वहां से उठाइए, अब यहां डिटेल पढ़िए और आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ए मेटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सबस्टांस। कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं। कोई भी मटेरियल के अंदर, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर एक ही टाइप के अगर सब्सटेंस हो तो उसी को प्योर सब्सटेंसेज कहा जाता है। प्योर सब्सटेंसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, क्योंकि वो ऑलरेडी एक है
जो सिंगल है उसे कौन तोड़ सकता है? जो किसी पे डिपेंड है, जो किसी के साथ है, उसको अलग कर सकते हैं ना। ये तो बेचारा अकेला ही है, ये बेचारा अकेला ही है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। प्योर सबस्टांसेज, प्योर सबस्टांसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सबस्टांसेज बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के थ्रू इसको प्योर सबस्टांस को सिंपलर मतलब फिजिकल मेथड के थ्रू सिंपलर सबस्टांस में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं या सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है? देखिए आपको फिर कॉपी पलटिए। देखिए प्योर सबस्टांसेज के दो टाइप्स मैंने पढ़ाया था, एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स होता क्या है? जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के एटम्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के एटम्स होते हैं। जैसे कि सोडियम क्या है? एलिमेंट्स है। मैग्नीशियम एलिमेंट्स है। कैल्शियम एलिमेंट्स है। कहने का मतलब सिर्फ एक ही टाइप के एटम होना चाहिए, एक ही टाइप के। वहां ऐसा नहीं कि NaCl, NaCl नहीं, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, वो नहीं चलेगा, ना चलबे। सोडियम अलग, मैग्नीशियम अलग है, कैल्शियम अलग है, सब अपने आप में अलग अलग है, तो एलिमेंट्स है, हो गया। देखिए अगर इसको मिक्स कर दिए, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को मिक्स करके HCl बना दिए, कंपाउंड हो गया। क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, दोनों को मिला के HCl हो गया, दोनों को मिला के HCl हो गया। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के कंपाउंड्स हो गया। H2 पानी, पानी किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो पानी क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। HNO3 CH4 ये सब क्या है? क्या है? देखिए ना, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। HNO3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने कंपाउंड कहलाएगा। प्योर सबस्टांसेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक एलिमेंट्स, एक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है? द प्योर सबस्टांसेज कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अभी देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंने बोला था कि सिर्फ सोडियम जो है, सिर्फ सोडियम सिंगल टाइप ऑफ एटम सोडियम Na से मिलकर बना है। मैग्नीशियम Mg है, कैल्शियम Ca है, सब अपने आप में सिंगल है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इसी को क्या बोलेंगे बाबू? एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? एलिमेंट्स बोलेंगे। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके तीन टाइप्स होते हैं। कितने? थ्री टाइप्स। पहला मेटल, दूसरा समझ में आ रही होगी नॉन मेटल, और तीसरा मेटलॉइड्स। सब तो आपको पता ही है, फिर से सुनिए। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल क्या होता है? कॉपर, जिंक, मरकरी, टीन, लेड, एक्टिनियम, ये सब क्या है? मेटल है। मेटल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। समझ में आ रही है? देखिए मैंने कुछ बोला और आप भी हाँ हाँ भर रहे हैं। एस एंड डी ब्लॉक मेटल्स एलिमेंट्स आर मेटल्स होता है। पी ब्लॉक के सभी मेटल्स नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो याद रखिएगा, मेटल्स जो होते हैं एस एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, इधर रहेगा एस, इधर रहेगा पी, बीच में रहेगा डी, नीचे में रहेगा एफ। इधर रहेगा एस, इधर रहेगा पी, बीच में रहेगा डी, नीचे रहेगा एफ। एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक के और डी ब्लॉक के वो क्या है? मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स। इधर वाले लास्ट वाले पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स भी होंगे, मेटलॉइड्स भी होंगे। नॉन मेटल्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, P4, एसिड, P4, P मतलब फास्फोरस, S मतलब सल्फर,
इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, S8 स्टेबल होता है, फॉस्फोरस का जो होता है P4 स्टेबल होता है। जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, P ब्लॉक पढ़ाऊंगा, वहां पूरा डिटेल में P4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, S8 का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। क्या होता है वहां, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, क्राउन शेप वगैरह, वो सब डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होता है, अरे इसका एग्जांपल छूट गया। देखिए मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स का एग्जांपल हो गया Si सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, TiTi BPO पुलो, मतलब एक ट्रिक होता है, CaC टेरी, अंटीजी, सब्जी, पुलाव। ये इनऑर्गेनिक में जब अपन बोले तो पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे ना, मैंने कुछ बोला, पीरियडिक टेबल जब पढ़ेंगे ये सब पूरा डिटेल पढ़ाएंगे आपको। फिर से मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या होता है, तो मेटलॉइड्स याद रखिए, सी 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 ट्रिक बता रहे हैं, ऐसी ऐसी, तेरी तेरी, अंटी अंटी, जी जी, सब्जी सब्जी, पुलाव। सी ऐसी, तेरी, अंटी, जी, सब्जी, पुलाव। सी ऐसी, तेरी, अंटी, जी, सब्जी, पुलाव, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है। ठीक है। कंपाउंड्स, द प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंस के ही तो टाइप्स थे ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो जहां जहां एलिमेंट्स या जहां जहां कंपाउंड्स आएगा, वहां वहां प्योर सब्सटेंस भी नाम शामिल होगा, क्योंकि उसी के तो बेटे हैं, बच्चे हैं, कौन, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। किसके, प्योर सब्सटेंस के। तो प्योर सब्सटेंस, द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। जब एक ही या एक नहीं, एक से ज्यादा, जब एक हो तो एलिमेंट्स कहलाएगा, जब एक से ज्यादा हो, मोर देन वन, दो होगा या दो से ज्यादा होगा, तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड्स कहलाएगा। यहां अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द वर्ड मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। एलिमेंट्स हो सकता है या एटम्स हो सकता है। आपको पता होगा एटम्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता था, एलिमेंट्स कहलाता था। तो एटम्स और एलिमेंट्स which are combined together in a fixed proportion by weight and which can be decomposed into simpler substances by the suitable chemical methods. केमिकल मेथड्स के थ्रू इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज कर सकते हैं। क्या है ये, कंपाउंड्स है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्यों इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में, क्यों, क्योंकि मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। इसको केमिकल मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज्ड कर सकते हैं, ठीक है। The properties of a compound are completely different from those of its constituent elements. अपने आजू बाजू के एलिमेंट से वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक। जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया, HNO3 हो गया। देखिए ना, यहाँ कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या बोले थे, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स, एक से ज्यादा है। हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, वाटर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। यहाँ H2SO4 में हाइड्रोजन भी है, S भी है, O भी है। HClO4 में H भी है, Cl है, O है। HNO3 में H है, N है, O3 है। इसका मतलब कि मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड से बनेगा तो उसको कंपाउंड बोलेंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स, फिर से मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम से मिलकर बनेगा तो कंपाउंड कहलाएगा। ओके सर, चलिए मिक्सर्स पढ़ते हैं। मिक्सर के बारे में डिटेल यहां तक नहीं हट पाया। मिक्सर के दो टाइप्स होते हैं,
वो फिर से मैं लिख के बता दूंगा, तब तक मैं मिक्सचर्स, ए मटेरियल विच कंटेन्स मोर देन वन काइंड, more than one type of substances and which are mixed in any ratio, किसी भी रेशियो, मिक्सर है, क्या है, मिक्सर है। by weight are known as mixer, by weight are known as mixers, the properties of a mixer are same as the property of individual components। फिर से सुनिए, आप नहीं समझे इस बार, a material which contains more than one type of substance, जो एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, उसी को तो मिक्सर बोलेंगे ना, उसी को तो मिक्सर बोलेंगे। जैसे कि आप शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शरबत, तो चीनी और पानी को घोलते हैं, तो सब्सटेंस क्या है, एक से ज्यादा है, चीनी है, पानी है, दोनों को आपने घोला, चीनी है, पानी है, दोनों को आपने घोला, शरबत बनाया। Material which contains more than one type of substance and which are mixed in any ratio, कितना भी अमाउंट का पानी ले लीजिए, कितना भी अमाउंट में पानी ले लीजिए, कितना भी अमाउंट में पानी ले लीजिए, और कितना भी चीनी ले सकते हैं, घोल दिया एनी रेशियो में। किसी को मीठा पसंद है तो ज्यादा चीनी डालेगा, एनी रेशियो, किसी को कम तो ठीक है। बाय वेट, बाय वेट के अनुसार आर नोन एज मिक्सर्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सर आर सेम, फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सर आर सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जो मिक्सर का प्रॉपर्टीज है, अगर मुझे मीठा लग रहा है, अगर मुझे मीठा लग रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल का जो होगा अमाउंट चीनी का ज्यादा होगा, तो वही है मिक्सर का भी अमाउंट में चीनी का अमाउंट ज्यादा होगा, मिक्सर होने के बाद मीठापन ज्यादा होगा, जब चीनी ज्यादा तो मीठापन ज्यादा। इसका मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सर आर सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो प्रॉपर्टी होगा वही मिक्सर का भी प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि आप और नमक पानी मिला देते हैं, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सर आर सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे आप अभी शरबत बनाए थे ना, अब देखिए पानी, इस हाथ में क्या था, चीनी, इसमें था पानी, दोनों को मिला के शरबत बनाए थे। अब इसको उबालेंगे ना तो पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा। तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आप सेंड ले लीजिए, बालू पानी ले लीजिए, बालू और पानी को मिला दीजिए, फिर घोल दीजिए, पूरा घुल जाएगा। फिर कुछ देर बाद छोड़ दीजिए, कुछ देर तक छोड़ दीजिए, तो वो क्या होता है, नीचे जाके बालू बैठ जाता है, सेंड नीचे जाके बैठ जाता है, पानी ऊपर आ गया। फिर उसको पानी को आप बाहर फेंक दीजिए, तो नीचे जो सेंड था, मिट्टी था, जो भी था, नीचे बैठ गया। तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड। उसको क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं इन बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। सही है। जैसे अपन समुद्री के तरफ, समुद्री इलाके में जैसे नमक बनती है, तो वहाँ क्या होता है ना, पानी होती है, बहुत समुद्र है तो पानी बहुत सारी होती है, लहर आती है, लहर बहुत तेज लहर आती है। तो वहाँ किनारे में जो लोग सब जो कुछ क्या करते हैं, अपने जमीन में या कोई भी जमीन में क्या करते हैं, वो अथी बना देते हैं, दीवाल की तरह, दीवाल, बड़े बड़े दीवाल बना देते हैं। ठीक है, जब लहर आती है तो पानी गया, बहुत तेज लहर आती है, ऊंचाई तक रहती है, वो चला गया उस किसमें, दीवाल के अंदर बाउंड्री दे देता है चारों तरफ, छत नहीं डालता है। छत डाल देगा तो पानी कैसे अंदर जाएगा, नहीं डालते हैं। ठीक है, वो चारों तरफ से ऐसे कर देते हैं। फिर जब पानी शांत हो जाती है, पानी घट जाती है, जो इसमें पानी आ गया था वो तो इसी में रह गया, क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री है, चारों तरफ बाउंड्री है। लहर समाप्त हो गई, 2 महीना बाद, जो भी 1-2 महीना उसका प्रोसेस होता है, तो अब पानी क्या होता है, वेपर होता है। धूप आती है, बहुत हीट आती है, तो पानी तो वेपर हो गया,
नमक जो इसके लहर समुद्र में नमक होती है, पानी के साथ मिल करके कहाँ आ गई थी, उस बाउंड्री के अंदर। अब पानी उड़ जाएगी, नमक बच जाएगी। और भी बहुत सारे मशीन साधन आजकल तो बहुत टेक्निकल चल रहा है। तो उसमें नींबू बोले तो नमक नमक बच जाता है और पानी उड़ जाता है। यही नींबू पानी की कहानी होती है, यही शरबत की, चीनी पानी, नमक पानी, सबकी यही कहानी है। उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, टिक 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 लिख लीजिए इसको, तब तक जल्दी लिखिए, मैं साइड हो जाता हूँ। इधर देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ। द मिक्सर्स, सबसे पहले मिक्सर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। Mixers are classified into two types. Mixers are classified into two types. Homogeneous mixers, homogeneous mixers, homogeneous mixers. Mixers are classified into two types. अब फिर से देखिए कॉपी में मिक्सर्स जब मैंने पढ़ाया था, पहले केमिकल पढ़ाया था, केमिकल में प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सर्स। प्योर सब्सटेंसेज के बारे में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया, और मिक्सर्स के बारे में होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर्स पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? द मिक्सर्स इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली। कैसा होता है? यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से प्रेजेंट होता है, यूनिफॉर्मली होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, ठीक है। चीनी पानी और चीनी, चीनी पानी, ठीक है। वाटर प्लस सॉल्ट ले लीजिए, और मन में वाटर प्लस अल्कोहल ले लीजिए, वाटर प्लस अल्कोहल ले लीजिए, एक्सेट्रा। ये क्या हो गया? यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता है। आप देखते होंगे कि चीनी और पानी अपन लिमिट मात्रा में लेते हैं और यूनिफॉर्मली लेते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्ट हो गया, वाटर अल्कोहल हो गया, ठीक। दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? होमोजीनियस के बाद हेट्रोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सर्स, the mixtures in which, इधर 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 इधर, the mixtures in which, the mixtures, इस बार आप ही बोलिए ना, इस मिक्सर्स में यहाँ the mixtures in which all the components are present non uniformly, the mixtures in which all the components are present नॉन यूनिफॉर्मली। कैसा? नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। इसमें सभी कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सेंड, क्या? जैसे कि पहले एक ब्लड 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 देख लीजिए, वाटर प्लस ऑयल देख लीजिए, वाटर प्लस सेंड देख लीजिए, ये सब क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, वाटर प्लस सेंड नॉन यूनिफॉर्मली होता है ना, ये मिलता है। यूनिफॉर्मली मतलब क्या? जो घुल जाए, जो मिल जाए। जैसे कि वाटर सॉल्ट क्या होते हैं? मिल जाते हैं। वाटर पानी, वाटर और ये पानी और चीनी क्या होते हैं? मिल जाते हैं, यूनिफॉर्मली होते हैं, एक ही फेज में होते हैं। याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली। एक ही फेज के अंदर मिल जाए, घुल जाए, उसी के जो जैसा बोले थे ना कहानी, जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में रंग जाता है। तो यूनिफॉर्मली वाटर अल्कोहल हो गया, वाटर शुगर हो गया, वाटर सॉल्ट हो गया, चीनी पानी, नमक पानी,
अल्कोहल, अल्कोहल, पानी, ये सब क्या होते हैं यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब घुल जाते हैं, उसमें ही मिल जाते हैं। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सर नहीं मिलते हैं। द मिक्सर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली, जैसे वाटर सैंड हो गया, वाटर ऑयल हो गया, वाटर प्लस ऑयल, तेल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, दोनों को मिला के देखिएगा तो क्या होगा, मिलेगा ना, मिलेगा, यूनिफॉर्मली नहीं होगा। इसलिए तो नॉन यूनिफॉर्मली लिखे हैं। हो गया, ब्लड होता है, ब्लड हो गया, ये सब नॉन यूनिफॉर्मली होता है। ब्लड में जैसे अपना कंपोनेंट्स होता है अपने बॉडी में, क्या होता है यूनिफॉर्मली होता है नहीं ना, वेरी करते रहते हैं ना, कुछ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे, केमिस्ट्री क्या होता है। द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ matter, its properties, structure, composition, and the changes undergoes it, या it undergoes। इसका मतलब ये हुआ था कि हम केमिस्ट्री का अध्ययन किए थे। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री होते हैं, बायो केमिस्ट्री होते हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री के ब्रांच होते हैं। लेकिन अपना मेन क्या था, मेन मकसद क्या था, मेन मुद्दा क्या था, फिजिकल केमिकल फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री अपन स्टार्ट किए हैं। अपने सिलेबस में तीन ही है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैं तीनों फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं जाएगा, एग्जाम में भी नहीं जाएगा, जाएगा भी तो इर्द गिर्द रहेगा, आसपास जो मैं पढ़ाया रहूंगा। डिजिट चेंज कर देगा, डिजिट तो चेंज करेगा ही ना जी। तो बस इतना। और ये जो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं, मैं प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर भी जा रहा हूँ, जेई मेंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब इससे बाहर क्या जाएगा, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, जो कि थ्योरी दे रहा हूँ। थ्योरी इसलिए दे रहा हूँ कि अगर गलती से कुछ आ जाए इधर उधर, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल हर चीज का बताया है, हर चीज का एक एक। अभी फर्स्ट लेक्चर ही है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी मोल कंसेप्ट मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, उनका बेसिक चल रहा है, उनका बेसिक चल रहा है। ठीक है, उसमें अपन मेटर पढ़े, मेटर क्या होता है, जो स्थान घेरे, ये सब चौक ये मार्कर, डस्टर, फोन, ये सब क्या है, क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज मेटर। ठीक है, फिर अपन मेटर में पढ़ लिए थे दो टाइप के, क्या क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या क्या पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये सब नहीं पढ़ना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस जितना आए उतना ठीक है, कितना किसको क्या, कोई मास्टर कुछ और पढ़ाया जा रहा है उतना पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, लिमिट में पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, बस इतना सोच रखिए, नॉलेज अपना रखना है। ठीक है, और केमिकल में जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो केमिकल में प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सर्स, प्योर सब्सटेंसेज, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सर्स में होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। हमने एक क्वेश्चन कराया था उस बेसिस पे। इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स मैंने पढ़ा था, फिर इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने बोला था, हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने बोला था कंपाउंड्स। हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हेट्रोजीनस मिक्सर्स होते हैं, ये अलग बात हो गई। हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने बोला था, क्या बोला था, वो कंपाउंड्स होते हैं। हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, और एटम्स और होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स और होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या होते हैं, क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हेट्रोजीनस मिक्सर्स है। आपको तो बताए थे जो होमोजीनस मिक्सर्स और हेट्रोजीनस मिक्सर्स क्या होता है। होमोजीनस मिक्सर्स में यूनिफॉर्मली होता है, और द मिक्सर्स इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली, जैसे कि चीनी पानी, नमक पानी, अल्कोहल पानी। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सर्स में नॉन यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, वाटर सैंड, वाटर ऑयल, ब्लड, ठीक है, ये सब होता है।
फिर बीच में हम वही सब पढ़े थे, इसी के डिटेल सबका थ्योरी। आप इस सबको ज़्यादा पर इस पे फोकस मत कीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, मिनिमम 3 बार या मैक्सिमम भी 3-4 बार, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बेसिक नॉलेज रखना जरूरी था। अब इससे आगे अपन डिटेल और पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट लिख लीजिए, और इसका भी सिंबल लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अपन फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले देखिए एसआई यूनिट्स क्या होता है। वो तो खत्म हो गया अपना मैटर वगैरह। अब सुनिए एसआई यूनिट्स क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई, एस मतलब सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 7 बेसिक यूनिट्स पढ़ेंगे। कितना? 7। कितना? रुक जाओ, 7 कितना? 7। तो फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंबल पढ़ेंगे, फिर एसआई यूनिट पढ़ेंगे, फिर सिंबल पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, मास होता है। क्या होता है? मास। यहाँ सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या बात है पता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या है? ठीक, ये 7 तो हो गया, ठीक है। ठीक, इधर देखिए सबसे पहले मास। मास का सिंबल होता है स्मॉल एम, मास, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। इसको केजी भी लिखते हैं, ठीक है। लेंथ का यूनिट होता है, सिंबल होता है एल। एसआई यूनिट होता है, लेंथ का होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट होता है मीटर, ठीक है। एम ई टी ई आर लिखिए कि एम ई टी आर ई लिखिए, इसका भी एम होता है, ठीक है। मीटर का एम होता है। एम पर लिख देते हैं 10 मीटर चले, 50 मीटर चले, तो कहीं से चीनी खरीद के लाना है तो 2 केजी लाए तो 2 केजी ऐसे लिखते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट लिखना हो तो 2 किलोग्राम लिख लेंगे। सही है। उसके बाद हो गया मास, लेंथ, टाइम। टाइम का होता है स्मॉल टी, ठीक है। तो टाइम, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। कहीं एस लिखा रहे तो समझ जाना है सेकेंड ही होगा। चलिए, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर का कैपिटल टी, स्मॉल टी टाइम का, कैपिटल टी टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर होता है केल्विन में। किस में होता है? केल्विन, केल्विन में, केल्विन। सेल्सियस में भी होता है, लेकिन एसआई यूनिट केल्विन होता है, तो के लिखा रहता है कहीं। क्या समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आपको आई होता है। क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर पढ़ते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। तो आई किसका यूनिट होता है? सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। तो एस आई यूनिट क्या होता है इसका? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर होता है। तो एम्पियर को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल।
ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना एम्पियर हो गया, आप ए लिख देते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां बताएंगे, आप याद रखिएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है, क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई भी होता है। क्या होता है, आई भी, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई भी से। इसका होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। सीडी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, सीडी, कैंडेला। देखिए इधर अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जैसे कि मोल हो गया, तो मोल में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एन से। एन है, ये क्या है, एन है, स्मॉल एन है, ठीक है। चलिए अमाउंट ऑफ सबस्टांस एन हो गया, इसको एम ओ एल ई मोल पढ़ते हैं। इसको इसका सिंबल क्या होता है, मोल, एम ओ एल मोल। एम ओ एल ई मोल एस आई यूनिट है, इसका क्या है, एस आई यूनिट है, लेकिन सिंबल बोलेगा तो एम ओ एल होगा, एम ओ एल होगा। फिर से बोलिए, सबका रटिए। मास का एम, एम फॉर मास, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, बी इक्वल्स टू डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर, जो पढ़ते हैं आप फिजिक्स में, डेल्टा वी इक्वल्स टू ओम्स लॉ, आई बराबर वी बाई आर या वी बराबर आई आर। इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट एस आई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। देखिए एम्पियर जब लिखना हो ना, ये साइंटिस्ट का नाम है, तो जब भी आपको न्यूटन लिखना हो तो आप स्मॉल से रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसके एस आई यूनिट को स्मॉल में लिखिएगा। जैसे कि फोर्स लगा 25 न्यूटन का, तो आप 20 या 50 न्यूटन का, तो 50 न्यूटन में कैपिटल एन ई डब्ल्यू टी ओ एन मत लिखिएगा, स्मॉल एन ई डब्ल्यू टी ओ एन लिखिएगा। हाँ, जब उसका शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा, उसका सिंबल लिखिएगा, तो कैपिटल एन आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब साइंटिस्ट का नाम लिखना हो, यूनिट्स में लिखना हो, पूरा लिखना हो, तो स्मॉल में लिखिएगा। ओके सर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई भी, कैंडेला होता है सी टी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस स्मॉल एन, सिंबल होता है मोल हो गया इसका एस आई यूनिट, और सिंबल हो गया एम ओ एल, एम ओ एल, एम ओ एल ई क्या है, एस आई यूनिट्स है, उसका सिंबल क्या होता है, एम ओ एल होता है, ठीक है। 10 मोल, 15 मोल, 20 मोल, ये क्या है, एम ओ एल है, वहां यूनिट है, ठीक है। कभी कभी सिंबल है एम ओ एल ई, जब हो तब एस आई यूनिट होगा। ये याद हो गया, बोलिए तो। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का एस आई यूनिट एम ओ एल ई मोल, उसका सिंबल क्या होता है, एम ओ एल। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का सिंबल क्या होता है, एन। आप देखते हैं एन बराबर 10 एम ओ एल मोल, इसका मतलब हो गया एन मतलब अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टांस बोलना चाह रहा है, 10 मोल है, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। अब पढ़ते हैं प्रीफिक्सेस यूज्ड विद यूनिट्स, यूनिट्स के साथ जो प्रीफिक्स यूज होता है, जैसे कि प्रीफिक्स हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है, सिंबल, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आपको ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। डेसी सेंटी मिली माइक्रो वाला होता है ना, वही बहुत आसान है, डेसी, लेकिन बहुत जगह यूज होता है। आपको डेसी सेंटी मिली माइक्रो ये सब पता ही नहीं, माइक्रो क्या होता है, 1 माइक्रो कितना मीटर होता है, तो फंस जाइएगा ना। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, तो ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ लिखिए तो, या देख लीजिए एक बार, पहले देख लीजिए। डेसी मैंने लिखा, ऐसे लिखते जाता हूँ, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा,
चलिए इधर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। सही है। इसको सीक्वेंस में याद रखिए और बहुत ही इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि डेसी का सिंबल पर लिख लेते हैं, ठीक है। फेम्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, गीगा, ये सब का उतना जरूरत नहीं होता है। गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा का नहीं होता है, मेगा का होता है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार मार दूंगा, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तो आप यहां से देखिए, डेसी का डी हो जाएगा, सेंटी का सी हो जाएगा, मिली का एम हो जाएगा, माइक्रो देखिए मिली में भी एम है, माइक्रो में भी एम है। अगर मिली में हम स्मॉल एम दे दिए तो अब माइक्रो में तो स्मॉल एम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिंबल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो मिली है कि माइक्रो कैसे पहचानेंगे, ये गलत है। क्या है, गलत। यहाँ माइक्रो के लिए आईयूपीएससी क्या किया, इसको ऐसे सिंबल दे दिया। कैसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। चलिए नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का एफ, एटो का ए, डेका का डी ए, हेक्टो का एच, किलो का के, मेगा का कैपिटल एम देना है। क्या देना है, कैपिटल एम। गीगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी, पेटा का कैपिटल पी, एक्सा का कैपिटल ई। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए इधर, देखिए इधर इधर आप देखिए डेसी में सबसे यहाँ डी ए है, डेका में याद रखिएगा, थोड़ा सा सिंबल में डी ए डेका का होता है, ठीक है। और देखिए डेसी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत बेसिक है। देखिए डेसी का 10⁻⁻1 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻1। -1 के बाद -2, -2 के बाद -3, लगातार बोलते चलिए। 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻, बस बस बस, रुक जाइए रुक जाइए। -3 के बाद अब 3 के टेबल पढ़िए, 3 का टेबल पढ़ते चलिए। 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। इंग्लिश मीडियम वालों 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ऐसे पढ़ते चलना है, ठीक है। 18 तक चलना है, ठीक है। तो 3 के बाद अब 3 का टेबल ऐसे बनना है, 3 पर रुक जाना है, 1 2 3, अब 3 का टेबल। 3 2 6, 3 3 9, यहाँ माइनस में कहानी चल रही है। 3 4 12, माइनस नहीं बोलना है। 3 5 15, 3 6 18, रुक जाना है यहाँ, रुक जाना है यहाँ एटो तक। अब चलिए डेका, डेका, डेका 10 टू द पावर, इसी पेन से चलने दीजिए। पेन चेंज कर दूं क्या, चलिए रहने देता हूँ, ठीक है। कर दो, कर ही देता हूँ, ठीक है। 10 टू द पावर 1, देखिए पहले माइनस में 1 था, इस बार प्लस में 1 है। फिर 1 2 3, 3 के बाद 3 का टेबल। तो 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 5, 6। क्यों 3 का अब टेबल, कहानी स्टार्ट। गाना 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 नहीं, वो पहाड़ा पहाड़ा करिए। 3 2 6, 3 3 9, प्लस में 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। और वाह, टेबल भी याद है, इसका मतलब 18 तक अगर आप सुना दिए तो 3 7 21, वहां तक नहीं जाना है, 18 तक रुक जाना है। 3 6 18, ठीक है, बहुत सिंपल। डेसी का डी, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का भी एम होना चाहिए था, लेकिन सेम आईयूपीएससी क्या बोला, अगर दोनों का एम दे दिए तो बाद में मार हो जाएगा, फिर कैसे समझ में आएगा ये मिली है कि माइक्रो है। तो उसको क्या किया,
ऐसा सिंबल दे दिया, ऐसा सिंबल, मिली का ऐसा सिंबल दे दिया, कुछ भी दे दिया, सिंबल है, ठीक है। नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का एफ। देखिए ना, ए फॉर एट्टो, डेका, डी ए, बस यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब याद कौन कौन रखना है वो मैं अभी बताऊंगा, पहले एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। तो पेन बदल लेता हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डेसी में क्या लिखा है, डेसी। तो डेसी, तो इसका मतलब डेसी मीटर है, तो याद रखना, ऐसे याद रखना है, 1 डेसीमीटर, डीएम होता है ना, डेसीमीटर मतलब डीएम, बराबर 10⁻⁻⁻1 मीटर। कितना आसान है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। अब बोलिए सेंटीमीटर में क्या होगा, 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सी एम लिखते हैं ना, बराबर 10⁻⁻2 मीटर। मिलीमीटर में लिखिए 1 मिलीमीटर, 1 mm, mm लिखते हैं इसको, मिलीमीटर को, बराबर 10⁻⁻3 मीटर। उसी तरह 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे ही 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू, इसको भी लिख लीजिए, नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। ऐसे चलते जाइएगा, बस संभल के आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। नैनोमीटर में एनएम, ठीक है। फिर पिकोमीटर में वही लिख लीजिएगा, नैनो के बाद पिको फेम्टो, 1 पिकोमीटर। यहाँ माइक्रोमीटर में आपको माइक्रो का ये है, मीटर में एम लगा दीजिए, तो 1 माइक्रोमीटर ऐसे हो जाएगा, माइक्रो ये, मीटर ये, बराबर है ये है, ठीक है, बराबर 10⁻6 नहीं -6। बस डिफरेंस यहाँ एक याद रखिएगा, मेगा में 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर, मेगामीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर, कुछ भी 10⁻6 मीटर। जो यहाँ है वही ना यहाँ होगा, हम टेरा थोड़ी लिख रहे हैं जो 10⁻12 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। यहाँ आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर आप इतना क्यों बताए, इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपको सीक्वेंस में है, 1 2 3, 3 के बाद टेबल, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, बस बस बस। हाँ, फिर डेका आता है, तो 1 डेका मीटर इक्वल्स टू 10⁻1 मीटर। तो 10⁻1 मीटर, हेक्टो में 10⁻2, किलो में 10⁻3। आपको पता है ना 1 किलोमीटर कितना होता है, 10⁻3 मीटर। बोले तो 10⁻3 का मतलब 1000 मीटर। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, उसी तरह 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। आ, फिर देखिए गीगा, गीगा मतलब जी, गीगा मतलब कैपिटल जी, यहाँ से देखिए कैपिटल जी स्टार्ट है, कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल, मतलब यहाँ से कैपिटल लेटर स्टार्ट है, ठीक है। गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, तो जो जो स्टार है उसको रट लीजिए, बहुत काम आएगा, पूरा बेसिक है, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं बोलता हूं, आपको आंसर देना, अभी जो हम पढ़ाए थे, जस्ट रिव्यू, जस्ट फॉर रिकॉल, रिकॉल कराते हैं। आप बोलिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं ना, बिल्कुल जवाब देना आपको।
सुनिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन इसमें से ऑप्शन मैं दूंगा, कौन मैटर का एग्जाम्पल है, ठीक है, फिजिकल स्टेट पे। तो फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ द अबव। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, कमेंट्स बॉक्स में भर दीजिए, आज आंसर भर दीजिए। फिर से क्वेश्चन दोहराता हूं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको पता है कि हम बोले थे फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर के दो टाइप्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड जैसे ही सुना आपने तुरंत आना चाहिए मैटर, फिजिकल, केमिकल। केमिकल में प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सेस, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो था, सुनिए, तो ऑप्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड दोनों होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, समझ में आ रही है। तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। चौथा है नॉन ऑफ द अबव। द कंपाउंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ऑर्गेनिक है। कार्बन हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। उसके अलावा जो भी होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। तो आप CO2 बनाए थे, तो कार्बन क्या थे, ऑर्गेनिक, ओ क्या थे, इनऑर्गेनिक। दोनों को मिला करके ना कंपाउंड बना था। तो कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं ना, ठीक है सर। H2O हो गया, कार्बन हाइड्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर याद आया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसके, मिक्सचर्स के टाइप्स थे। तो ऑप्शन है वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, नॉन ऑफ द अबव। वाटर प्लस अल्कोहल पहला ऑप्शन है। तो वाटर प्लस अल्कोहल आपके होमोजीनियस मिक्सचर थे, बिल्कुल घुल जा रहे थे यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली। वाटर प्लस सेंट, वाटर प्लस सेंट हेट्रोजीनस मिक्सर, वाटर प्लस सेंट, वाटर प्लस ऑयल, ब्लड, ये सब क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सर है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। वाटर प्लस ऑयल, नॉन ऑफ द नहीं, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, होमोजीनस मिक्सर पूछा है ना, होमोजीनस मिक्सर पूछा है ना। तो होमोजेनस में कौन होगा, वाटर प्लस अल्कोहल होगा, जो पूरी तरीके से घुल जाता है। ऑप्शन में वही था। वाटर प्लस ऑयल क्या हो गया, हेट्रोजिनस। वाटर प्लस सेंट क्या हो गया, हेट्रोजिनस, नॉन ऑफ द होगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन। और आपको जब फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का पढ़ाएंगे ना, सॉल्यूशन चैप्टर, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो वहां लिक्विड सॉल्यूशन में जो है ना, अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली मिक्सिंग के, जब हो यूनिफॉर्म हो तब पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म कब होता है, जब होमोजेनस मिक्सर होता है, वहां पढ़ते हैं ना, जैसे कि सोल्यूट प्लस सोल्वेंट है। सोल्यूट प्लस सोल्वेंट से क्या बनता है, मिलाने से क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो सोल्यूट मान लीजिए थोड़ा सा है, ठीक है, चीनी मान लीजिए सोल्यूट है, 15 ग्राम चीनी है, 15 ग्राम चीनी है, 85 ग्राम, 85 ग्राम पानी है, ठीक है। मतलब ml में 85 ml वॉल्यूम है, तो ml में होगा। 85 ml क्या है, पानी है। तो चीनी क्या है, सोल्यूट है, पानी क्या है, सोल्वेंट है। सोल्यूट प्लस सोल्वेंट को मिलाने से क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो क्या बनेगा, पानी ही बनेगा, शरबत जो बनेगा। तो जिसका अमाउंट क्या है, सोल्वेंट का ज्यादा है, तो सोल्यूशन में भी सोल्वेंट का ज्यादा आएगा। और सोल्वेंट यहाँ क्या है, पानी है, लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड होगा, इसलिए नाम पड़ता है लिक्विड सॉल्यूशन। ये सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब 12 का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होगा। केमिकल काइनेटिक्स भी धज्जी उड़ा देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है। कंडक्टेंस, ये सब सब पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने ये बोला था कि क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में अपन क्या पढ़ते हैं सिलेबस में, होमोजीनियस होता है। तो ऑप्शन हम बोल रहे हैं हेट्रोजीनस मिक्सर होगा, होमोजीनस मिक्सर होगा, बोथ 1 और 2 होगा, कि नॉन ऑफ द अबव होगा। सीधा सीधी, नो बकवास, होमोजीनस मिक्सर इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, एक लाइन याद रखना, होमोजीनस मिक्सर ही सॉल्यूशन कहलाता है। हेट्रोजीनस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, वहां तेल को और पानी को नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, कंपाउंड इसमें से कौन है? तो याद रखिएगा, मार्बल क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। मार्बल क्या होता है? कंपाउंड। मार्बल बोले तो CaCO3 क्या होता है? कंपाउंड होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान देना है। कौन? इज मतलब एक सही हो सकता है, आर मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुनिए, एन एलिमेंट, एन एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ अ सबस्टांस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एन एलिमेंट ऑफ अ सबस्टांस कंटेन, बिल्कुल एलिमेंट्स के अंदर एक ही टाइप के एटम होते थे। याद आ गया सर। ए कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट कंपोनेंट्स, एक कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते थे। बिल्कुल, कंपाउंड बहुत सारे होते थे, मिल करके बने होते थे कंपाउंड के अंदर, उसको क्या करते थे, उसके कंपोनेंट्स में डिस्टिंग्विश्ड कर सकते थे, डिकम्पोज कर सकते थे, तोड़ सकते थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है, ऑल होमोजेनस मिक्सर्स आर सॉल्यूशंस, ऑल होमोजेनस मिक्सर्स आर सॉल्यूशंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी मैंने बोला था लिक्विड सॉल्यूशन में होमोजेनस मिक्सर्स की बात करते हैं। ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। मार दीजिए कमेंट्स में, बरसा दीजिए, आज दिल बरसा दीजिए, आंसर के साथ दिल बरसाइए। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि, क्योंकि तीनों सही थे ना। ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन में था एन एलिमेंट ऑफ अ सबस्टांस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। बिल्कुल सही, एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। बिल्कुल सही, होमोजेनस मिक्सर्स ही सॉल्यूशन होते हैं। तीनों सही थे, ऑल ऑफ द अबव। ए प्योर सब्सटेंसेज कैन ओनली बी कंपाउंड, एलिमेंट, एलिमेंट और कंपाउंड बोथ। ए हेट्रोजेनस मिक्सर, आपको पता है प्योर सब्सटेंस मैटर दो टाइप, फिजिकल केमिकल, केमिकल के अंदर, केमिकल के अंदर प्योर सब्सटेंसेस मिक्सर्स, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो दोनों इसका आंसर होगा, एलिमेंट और कंपाउंड। ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला था एलिमेंट, दूसरा था कंपाउंड, तीसरा था एलिमेंट और कंपाउंड बोथ। सही है, या तो एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सर, मिक्सर को नहीं है, दिमागी क्वेश्चन है, सुनिए। डिस्टिल्ड वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ऑयल इन वाटर, टैप वाटर। सबसे पहले सुनिए, मिक्सर नहीं है। आपको पता है कि होमो ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनस मिक्सर्स होते हैं। तो होमोजेनस का एग्जांपल याद है ना, सॉल्ट इन वाटर। हेट्रोजेनस का याद है ना, ऑयल इन वाटर। ये तो दोनों मिक्सर्स हैं, ये तो दोनों मिक्सर्स है। ऑप्शन में बोल रहा है कि हमको, क्वेश्चन में बोल रहा है मिक्सर नहीं है, तो या तो टैप वाटर हो सकता है या डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है। नल की जल, टैप वाटर, उसमें बहुत सारे मिले होते हैं, तो वो मिक्सर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर को क्या किया जाता है, नॉर्मल पानी टैप वाटर को लिया जाता है, बहुत हीट दे करके बॉइलिंग किया जाता है। बॉइलिंग किया जाता है तो क्या होता है, इवापोरेट होता है, मतलब वेपर हो जाता है। ठीक है, वेपर हो गया, उससे सारे चीज गंदगी जो है निकल गया। फिर उसको फिर उसको लिक्विड बना लिया जाता है, वेपर फॉर्म को लिक्विड दोबारा बना लिया जाता है, और वो अब क्या हो गया, साफ हो गया मिक्सर। उसमें किसी भी चीज की कचरा गंदगी नहीं, अब वो क्या हो गया, साफ हो गया। इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर मिक्सर्स नहीं होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर मिक्सर्स नहीं होते हैं सर। तो ये समझ में आ गई होगी। अभी अभी अपन ने लेंथ, मास, टाइम ये सब पढ़ ही लिया था। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, LMTL, ये सब पढ़ लिए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक में है तो बताइए, आप खुल के बताइए। यहाँ तक में समझ में आ गया? इसको एग्जामीटर लिख लीजिए, एक्सामीटर, पेटामीटर लिख लीजिएगा, टेरामीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ
कन्वर्जन सेक्टर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो अब आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ सी पॉइंट में बोल रहा है सम इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स, सम इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स, जिसमें कि अपन मास, लेंथ, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 क्विंटल क्या होता है आपको पता होगा। गांव और में जैसे राइस वगैरह मापते हैं तो बोलते हैं 1 क्विंटल है, मतलब 100 kg है, मतलब 100 kg है। केजी जानते हैं ना, 1 किलो 2 किलो, ऐसे ही 100 किलो, 1 टन हो तो 1000 kg है। अब 1 kg पूछे पाउंड्स में तो 2.205 पाउंड्स होता है। सही है, इसी को एल बी लिखा जाता है। पाउंड्स को क्या लिखते हैं सिंबल, एल बी। ठीक है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 10 to the power 3 kg ग्राम हो गया, या 1000 ऐसे भी लिखते हैं। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। 1000 ग्राम वही है, इसी को तोड़ के लिख दिया। ठीक है, 1 ग्राम 10 to the power 3 मिलीग्राम, या 10 to the power 1000 मिलीग्राम एम जी। बात एक ही हुआ। अगर आपको दिक्कत है तो मैं मिटा के लिख, सिर्फ इसको रहने दूंगा, इसको मिटा दूंगा। याद रखिएगा 10 to the power 3 ग्राम मतलब 1000 ग्राम, इसको तोड़ के 3 बार 0 लिख दिया। ठीक है, 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, या इसी को हम लिखते हैं 1.66 इंटू 10 to the power -27 kg। केजी में ज्यादा होता है, ग्राम में कम होता है। ओके, क्योंकि माइनस है, माइनस। केजी को 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ -27, यहाँ +3, तो घटा के कितना होगा -24। बड़ा चिन्ह है माइनस, तो -24 होगा। लेंथ में 1 इंच, सबसे पहले 1 एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं और 1 इंच पढ़ते हैं। लेंथ में बहुत सारा होता है, यार्ड वुड होता है, तो उतना नहीं पढ़ने का है। 1 इंच इक्वल टू होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। ये सब यूनिट कन्वर्जन याद रखना है सब। तो 10 to the power -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर, या 10 to the power -8 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे करके लिख लीजिए, कोमा देके। समझ में आ गया, या और लिख लीजिए, और करके समझ में आ रहा होगा। चलिए 1 एंगस्ट्रॉम। वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर इक्वल टू 1 DM³ डेसीमीटर क्यूब होता है, इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है बोलिए तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब कहने का मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब, इसका पावर कर दीजिए, इसका पावर होल पावर है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो मीटर क्यूब। इधर भी 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब कर दीजिए, तो कितना हो गया, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 to the power 6 हो जाएगा। 2 को 3 बार, 2 को 0 3 बार करेंगे तो 2 4 6 0 हो जाएगा। CM क्यूब, CM क्यूब, ये CM पूरा इस पे क्यूब है, ये नहीं कि C पे नहीं है, मीटर पे क्यूब है, ऐसा नहीं है। CM पूरा होल क्यूब है। समझ में आया, 10 to the power 6 CM क्यूब, ये बोला जाए तो इस तरीके से है। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना। हाँ, तो वही लिखा हुआ है 10 to the power -3 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3 CM क्यूब, 10 to the power 3 CC। आपको पता होना चाहिए CM क्यूब को ही CC लिखते हैं, क्योंकि 1 ml इक्वल टू 1 CC होता है। तो इसको ml में भी लिख लीजिए, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 10 to the power 3 ml। सही है, 1 लीटर 1000 ml हो गया। तो देखिए 1 लीटर 1 लीटर 1 DM³ होता है, 10 to the power -3 मीटर क्यूब होता है, 10 to the power +3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 10 to the power 3 CC होता है, 10 to the power 3 ml होता है। ठीक है,
10⁻³ ml होता है। 1 ml 1 cc होता है, 1 ml 1 cc होता है। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, आपको एक फील कराते हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा या आप अगर बड़े बिल्डिंग में रहते हैं या बड़े शहर में रहते हैं तो बड़ी बड़ी टंकियां लगी होती है घर पे। छोटे परिवार में भी आजकल पानी की टंकी लगी होती है, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 10,000 लीटर। तो सुनिए इधर, ये क्या लिखा हुआ है, 10⁻³ मीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, या 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, इक्वल है। इसका मतलब हम इसको पलट के लिख दें क्या, 10⁻³ मीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर क्यूब इस साइड -3 जाएगा तो इस साइड +3 हो जाएगा। तो 10⁻³ उस साइड गया तो 10⁻³ क्या लिखते हैं, 1000 ना। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब 10⁻1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10⁻³ मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये अच्छा से लिख देते हैं, 1 लीटर है ये। चलिए इसको उलट, इसको इस साइड लिख लिया, इसको इस साइड लिख लिए, क्योंकि बराबर है। देख लीजिए वही चीज लिखा हुआ है, ऊपर वाला चीज ही लिखा हुआ है, 10⁻³ मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 मीटर क्यूब बराबर, ये -3 इस साइड आएगा तो 1/10⁻³ लीटर हो जाएगा। इसी को हम 10⁻+3 लीटर लिख सकते हैं, +3 मतलब सिर्फ 3, ठीक है। इसको हम 1000 लीटर लिख सकते हैं, बोलिए तो। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ रही है, हाँ सर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें, आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रीथ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट बोलिए, थिकनेस बोलिए। इसका मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई वाले टंकी का जो वॉल्यूम होगा वो 1000 लीटर होगा। और आप माप के देखिएगा बिल्डिंग में ऊपर जब होगी तो थिकनेस की जगह उसकी कभी ब्रीथ बढ़ा दी जाती है, लेंथ, लेकिन 1 हो तो 1000 लीटर आएगा उसमें पानी। देखने से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ी और ढोकवा हो जाए, बड़ा हो जाए तो 10,000 लीटर भी आती है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता ही। चलिए 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। क्या होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल, ठीक है। लगभग में होता है, लगभग में होता है, लगभग में होता है, लगभग, क्योंकि 4.1 समथिंग होता है, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ होता है, अर्घ होता है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहां देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻19 है जूल में, यहाँ है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी है, या 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। यहाँ गड़बड़ मत कीजिएगा, -24 ग्राम 1 AMU के बराबर है। ये मैं कल पूछूंगा जब मोल कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, 1 AMU कितना होता है तो रट लीजिए, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। कभी कभी कुछ कुछ मास्टर 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात एक ही है, एनसीईआरटी में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम दिया हुआ था, इसलिए हम लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 टॉर होता है, 760 टॉर होता है। इसी को हम 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg लिखते हैं। इसी को हम 76 cm ऑफ Hg भी लिखते हैं। इसी को हम 1.013
325 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिखते हैं। इसी को हम 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। ये पास्कल को पीए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, टेम्परेचर, नीचे क्या है टेम्परेचर, मैंने कुछ बोला टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको पता होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 करते हैं तो केल्विन में रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, एसआई यूनिट क्या था टेम्परेचर का, केल्विन था, तो केल्विन में बदलना है तो 273.15 जोड़ देना है। 27 डिग्री को जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा 273.15 प्लस 27 मतलब 300.15। कैलकुलेशन के लिए अपन मदद करने के लिए 300 लेके काम चला लेते हैं, 0.15 को ढक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 273 प्लस 27 कर दीजिएगा 300 केल्विन आ जाएगा। एक और होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9, F माइनस 32/9। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर F माइनस 32 इंटू ये 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 5/9। कोई दिक्कत, इस पूरा पेज में आपको सब याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस आप ये मत याद रखिएगा पाउंड्स वाला, और 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीक्वेंस पूरा याद रखिएगा। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 dm क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ cc इक्वल्स 10⁻³ ml। 1 ml इक्वल्स टू 1 cc होता है। तो देखिए 1 ml इक्वल्स टू 1 cc होता है, तो 10⁻³ ml 10⁻³ cc, 1 cc ही 1 cm क्यूब होता है, 10⁻³ cm क्यूब। समझ में आया। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल लगभग में। 10⁻7 अर्ग्स होता है 1 जूल, ये भी नहीं याद रखिएगा चल जाएगा काम। 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3 जूल होता ही, रट लीजिए, अच्छा है, थर्मोडायनामिक्स में काम आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.67 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.67 इंटू 10⁻19 जूल होता है। किसके बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 1 एटमॉस्फेयर को 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेयर को एटीएम लिखा हुआ है ना, तो 1 एटीएम बराबर 760 टॉर 760 mm ऑफ Hg 76 cm ऑफ Hg 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, पास्कल या 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 की जगह तो केल्विन में आएगा। C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता ही। इसी को हम डिग्री सेल्सियस में F माइनस 32, ये 5 को उधर लेके चले गए तो 5/9, इसी को सेपरेट करके लिखे हैं। ज़्यादा वो मत होइएगा क्या लिख दिया मास्टर, कोई मास्टर उस्टर कुछ नहीं लिखा है, जो है वही लिखा गया है, ठीक है। तो ये पेज पूरा रट लीजिए, बहुत सिंपल है, मैंने 2 बार रिवीजन करा दिया, ठीक है। अच्छा से एक बार याद कीजिए, मैं साइड होता हूँ। चलिए अपन थोड़ा सा लास्ट का कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट ये 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन। 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है, आपको मैं अप्रोच बता देता हूँ, प्रोसेस बता देता हूँ जो कैसे करना है, इसके बाद आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। देखिए 10⁻² सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻² को 10⁻² ही रहने दीजिए, ठीक है, रहने दिए। 1 सेंटीमीटर आप कितना मीटर होता है वो बताइए पहले। 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है वो 18 को खोलिए, 3 का जो टेबल पढ़ाते थे, तो देसी सेंटी 1 सेंटीमीटर देखिए 10⁻² मीटर है, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर है, तो ये गुना दे दीजिए। 1 सेंटीमीटर 10⁻² क्या है मीटर है, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर है, तो आपका कितना हो जाएगा
तो लीजिए गुना कर लीजिए, 10⁻², 10⁻², 10 माइनस 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 जुड़ेगा ना ऊपर में, जब ये बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है। -2 कर्जा है, फिर -2 कर्जा है, -4 रुपया कर्जा हो गया ना, तो इसका मतलब 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह मीटर दिया हुआ है, यहाँ 10⁻⁻4 भर देना है इसमें, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट। 10⁻9 नैनोमीटर है, मीटर में बदलना है। देखिए क्या बोले थे, इसको ऐसे ही लिख देना है, लिख दिए सर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी। 10⁻⁻9 मीटर होता है। ये देखिए ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁹ इंटू 1/10⁹, माइनस जब बट्टा में जाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस हो जाता है मीटर। ये कट गया, बराबर बोले तो 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ भर देना है 1 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए 10⁻21 ऐसे ही रहने दीजिए। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, तो कर दीजिए 10⁻, माइनस कर्जा माइनस 31 मीटर, तो 10⁻31। इसी के साथ अपना ये बेसिक नॉलेज जो था वो समाप्त हो गया है। अब टाइम हो गया है आपका 4:28, 4:28 हो गया है, 4:28 हो गया सुबह, मतलब अभी रात ही है, रात ही है पूरी, सभी सोए हुए हैं। मैं वीडियो 12 बजे से ही शूट कर रहा हूँ, 12 बजे से पहले से रोक रोक के, बहुत एक बार तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया करते करते। तो कहने का मतलब कितनी भी परिस्थितियाँ आए उसमें हार नहीं मानना है, थकना नहीं है, लगे रहना है। तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट्स कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और रिवीजन कम से कम एक बार कर लीजिएगा, 10-20 मिनट निकाल करके, 24 घंटा में 10-20 मिनट निकाल करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर आपको जीवन में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक वो होता है ना मेंटलिटी, आदमी भूल जाता है, तो फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज एक बार 2 बार ज़्यादा, अभी ताज़ा है ना, 1-2 बार रिवीजन करना जल्दी जल्दी बनता है। फिर जब परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा तो फिर कोई ये सिंपल लगेगा आपको। इसमें से कोई भी कहीं आंख बंद करके पूछ दे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, 1.67 इंटू 10⁻19 जूल। कोई भी कुछ पूछे, 4.2 जूल लगभग में क्यों होता है, तो 4.184 होता है, 4.184 जूल होता है, 18 को ही 4.2 लिख दिए हैं। कहने का मतलब ये एक्यूरेट क्या होता है, 4.184 जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ इसी को 18 को ही लगभग 18 को 20 के आसपास लिख दिया, तो 4.2 जूल लिख दिया, ठीक है। यहाँ जीरो लिखना नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज़ है। तो ये सब पूरा बेसिक है, ये याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना, बाकी सब याद कर लेना, ठीक है। अब ये देखिए मास होता है, तो मास के अंदर बताना ही पड़ेगा, इसमें तो मैंने बहुत कुछ हटा दिया, याद वोड होता है वो सब हटा दिया। एनर्जी में जूल के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, 10⁻7 और लेकिन याद रख लीजिएगा तो रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ जाए, एग्ज़ाम में गिवन ना दे तो दिक्कत करेगी ना। तो इसी के साथ आज अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।